हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, हमारी जो आज की क्लास है वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी की तरफ से जो आईटीआई वायरमैन इलेक्ट्रिशियन फिटर एंड मशीनिस्ट ट्रेड वालों के लिए जो मैकेनिकल इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई हुई है उसके रिगार्डिंग हमारी आज की क्लास 3 नंबर की क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने 2 क्लासेज के अंदर 40 क्वेश्चन कर लिए थे और आज की क्लास के अंदर हम इन चारों ट्रेड के मिक्सअप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चन की जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले दिनों के अंदर आपको बीटीएससी इस भर्ती से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स रहते हैं, आपकी यह जो क्लास के नोट्स है और ये जो क्वेश्चन सीरीज की पीडीएफ है, इसके अलावा भर्ती से रिगार्डिंग कोई भी नोटिस है या कोई अपडेट है, सारी चीज़ें आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेंगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। लगभग 50+ स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, तो आप भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा ये सभी आईटीआई की जो चारों ट्रेड है इनके लिए अच्छी वैकेंसी है। प्लस 600+ पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो ज़रूर फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी और इस चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस वैकेंसी को लेके आपके चारों ट्रेडों के जो मिक्सअप क्वेश्चन है उसके मैं आपको लगभग जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। तो आप इस चैनल पे कंटिन्यूस क्लास को फॉलो करते रहिए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। बाकी इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे। आज की क्लास के अंदर हमारा 41 क्वेश्चन रहने वाला है। जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो फिटर ट्रेड से रहेंगे, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम वायरमैन ट्रेड के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद मशीनिस्ट ट्रेड के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन की जो संख्या मैं थोड़े दिनों बाद बढ़ा दूंगा, आपके लगभग 35 से 40 क्वेश्चन पर सेट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। वो सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ को देख के ये सारे क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा आपको चारों ट्रेडों के अंदर कोई भी चीज़ को लेकर डाउट रहता है, आपको कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको कोई प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन चाहिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या आपके इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है या आपको फॉर्मूला रिलेटेड क्लासेस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको उसके रिगार्डिंग आपकी क्लासेज चालू रखूँगा। तो आज की क्लास का अंदर हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, जो सरफेस प्लेट होती है उसका मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो सरफेस प्लेट होती है उसका उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। कटिंग के लिए, ऑप्शन ए है, माप और मार्किंग के लिए, ऑप्शन बी, ड्रिलिंग के लिए, ऑप्शन सी, और ग्राइंडिंग के लिए, ऑप्शन सी। तो इसका आपका आंसर रहेगा जो ऑप्शन बी है, माप और मार्किंग के लिए जो सरफेस प्लेट है उसका उपयोग किया जाता है। माप और मार्किंग के लिए सरफेस प्लेट होती है वो क्या होती है, एक समतल प्लेट होती है। इसका उपयोग जिस जॉब की फिटनेस जांचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो जॉब की मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और मेजरमेंट और रिफरेंस सरफेस देने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 42, जो हैमर की बॉल पिन होती है, जो हैमर का जो बॉल पिन होता है, हैमर किस बॉल पिन हैमर भाग किसके लिए कार्य करता है। हैमर का बॉल पिन हैमर भाग किसके लिए, किस कार्य के लिए होता है। जो हैमर का बॉल पिन भाग होता है वो किस कार्य के लिए होता है। कील ठोकने के लिए, रिवेटिंग के लिए, कटिंग के लिए या फाइलिंग के लिए। जो इसका भाग होता है वो आपका रिवेटिंग के लिए इसका कार्य होता है। तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन है जो औजार वाले टॉपिक से, तो इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। तो बॉल पिन हैमर का गोल सिरा जो रिवेट हीट करने बनाने के लिए या धातु को फैलाने के लिए काम आता है, इसलिए इसे फिटिंग वर्क के लिए बहुत उपयोगी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 43, कौन सा जॉइंट स्थायी परमानेंट जॉइंट कहलाता है। ये 4 जॉइंट दिए गए आपको, इनमें से कौन सा जॉइंट है जो परमानेंट जॉइंट कहलाता है। नट बोल्ट जॉइंट, स्क्रूड जॉइंट, रिवेट जॉइंट या की जॉइंट। नट बोल्ट जॉइंट के बारे में तो मैंने आपको कल बताया था, ये टेम्पररी जॉइंट होता है। ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए टेम्पररी जॉइंट के रूप में इसको माना जाता है। जो आपका स्थायी जॉइंट है, परमानेंट जॉइंट, वो रिवेट जॉइंट कहलाता है। रिवेट जॉइंट को हम परमानेंट जॉइंट कह सकते हैं। रिवेट जॉइंट को एक बार जोड़ने के बाद खोला नहीं जा सकता है, इसलिए इसे परमानेंट जॉइंट कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर आप
क्वेश्चन को हाईलाइट करके तैयार करें तो इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, मार्किंग के समय वी ब्लॉक का उपयोग क्यों किया जाता है? जब मार्किंग करते हो आप उस समय वी ब्लॉक का उपयोग क्यों किया जाता है? फ्लैट जॉब पकड़ने के लिए, गोल जॉब पकड़ने के लिए, स्क्वायर जॉब पकड़ने के लिए, भारी जॉब उठाने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा वो गोल जॉब पकड़ने के लिए वी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। वी ब्लॉक का वी आकार राउंड जॉब सिलेंड्रिकल जॉब को सही स्थिति में रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 5, आज की क्लास का 5। और वैसे रैंडम क्वेश्चन में बात करें तो 45 क्वेश्चन। किस चीजल का उपयोग कीवे को काटने के लिए किया जाता है? ये औजार वाले टॉपिक से अच्छा क्वेश्चन है। जो चीजल है उसका उपयोग कीवे, कौन सी चीजल का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका, कीवे काटने के लिए आपको क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्रॉस कट चीजल का प्रयोग कीवे काटने के लिए कहता है। क्रॉस कट चीजल संकरी कटिंग होती है, उसके लिए भी की क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है, और ग्रू काटने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तीन चार टॉपिक्स है, पॉइंट से इनको याद कर लीजिएगा। मतलब कीवे काटने के लिए भी क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है, संकरी कटिंग के लिए भी क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है, और ग्रू काटने के लिए भी क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रहेगा, विद्युत शक्ति यानी कि पावर की ऐसा इकाई क्या होती है? तो वाट जो है वो विद्युत शक्ति की ऐसा इकाई होती है। वोल्ट और एम्पियर, तो धारा को एम्पियर बोलते हैं, तो एम्पियर प्रति जो वो करंट की इकाई है वो एम्पियर होती है। उसी प्रकार वो जो विद्युत शक्ति है उसकी इलेक्ट्रिक पावर की ऐसा यूनिट वाट होती है। कूलाम बराबर जूल, इसको हम मान सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर की जो इकाई होती है वोल्ट इंटू करंट, इसकी इकाई वाट होती है, जो ऊर्जा के लिए उपयोग की दर को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, कैपेसिटर का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? कैपेसिटर का मुख्य कार्य होता है जो ऊर्जा होती है उसको एक जगह संग्रह करने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। कैपेसिटर के और भी बहुत सारे उपयोग है, जैसे कई बार आपको सीलिंग फैन है चलाना है तो कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, तो स्टार्टिंग टॉर्क देना है या ऊर्जा को संग्रह करना है, इसके उपयोग के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। और फ्रीक्वेंसी बदलना वगैरह ये इसका कार्य नहीं है, करंट बढ़ाने का भी कार्य नहीं है, वोल्टेज घटाने का भी कार्य नहीं है। वोल्टेज वगैरह घटाने का कार्य ट्रांसफॉर्मर का रहता है, तो इसमें जैसे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, वोल्टेज बढ़ाना है तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, इसी का उपयोग किया जाता है। तो जो कैपेसिटर का कार्य तो ऊर्जा का संग्रह करना ही रहता है। ऊर्जा का संग्रह, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, एसी सप्लाई में पावर फैक्टर का मान किसके बीच रहना चाहिए? तो पावर फैक्टर का मान सदैव 0 से लेके 1 के बीच पावर फैक्टर का मान रहना चाहिए। पावर फैक्टर कोस पाई, पावर फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं? कोस पाई से पावर फैक्टर को डिनोट किया जाता है। इसका मान हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। आइडियल स्थिति में पावर फैक्टर 1 होता है। अगर हम आइडियल स्थिति मानते हैं तो इसका पावर फैक्टर 1 मान के हम इसकी विशेषताओं को दिखाते हैं। स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का संबंध क्या रहता है? तो जो लाइन वोल्टेज होती है बराबर √3 इंटू फेज वोल्टेज होती है स्टार कनेक्शन में। और डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है, और स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज बराबर √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है। स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज बराबर √3 इंटू फेज वोल्टेज, ये तीनों फेज सिस्टम का महत्वपूर्ण नियम है। विद्युत मीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो विद्युत मीटर का उपयोग होता है आपका ऊर्जा को मापने के लिए विद्युत मीटर का प्रयोग किया जाता है। करंट मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एमीटर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर का प्रयोग किया जाता है करंट मापने के लिए। वोल्टेज मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। पावर मापने के लिए वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है पावर मापने के लिए। तो जो विद्युत मीटर होता है वो ऊर्जा मापता है, और किस में मापता है? जब किलोवाट आवर केवीएच के अंदर विद्युत ऊर्जा को विद्युत मीटर मापता है। तो और ये जो ऊर्जा मीटर है वो किस कहाँ पे लगाया जाता है? जो अपने घरों में सप्लाई आती है, जैसे 3 फेज सप्लाई है या सिंगल फेज सप्लाई है। जैसे ये मतलब ट्रांसफॉर्मर से अपन को जो सप्लाई, जो घरेलू लाइन होती है जिससे घर के बाहर जो मीटर लगाया जाता है उसको एनर्जी मीटर कहते हैं। तो उसके बारे में ये पूछ रहा था। इसका उपयोग उपभोक्ता द्वारा जो हम घर पे अपन जो घर पे बिजली रहती है जो इसकी खपत करते हैं
मंथली है जो भी है उसको ये मापने का कार्य केवीएच किलोवाट आवर मीटर का जो विद्युत मीटर होता है उसके कार्य रहता है। तो इस अकॉर्डिंग आप समझो कि ये किस में मापता है, विद्युत मीटर किलोवाट आवर के अंदर विद्युत खपत को नापता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जो आपके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरमेंट ट्रेड से रहेंगे। जो क्लिट वायरिंग होती है सामान्यतः कहाँ प्रयोग की जाती है? क्लिट वायरिंग का मतलब अस्थायी वायरिंग भी मान सकते हो। क्लिट वायरिंग कैसी वायरिंग होती है जिसे हम क्लिट लगाते हैं, जैसे क्लिट लगा लगा के टेम्पररी वायरिंग करते हैं कहीं पे। यह अस्थायी वायरिंग होती है कहीं पे हमें इमरजेंसी में या कहीं भी क्लिट की सहायता से सप्लाई देनी हो तो उसके लिए क्लिट वायरिंग का प्रयोग करते हैं। अंडरग्राउंड लाइन अलग चीज़ है, अस्थायी वायरिंग इसको क्लिट वायरिंग को बोल सकते हैं। बाकी वायरिंग के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे केसिंग केपिंग वायरिंग होती है, इसके अलावा कंड्यूट वायरिंग होती है। इस प्रकार से बेटन वायरिंग है। इन सभी चीज़ों को आगे आगे क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्लिट वायरिंग एक सामान्यतः अस्थायी वायरिंग होती है और ये सस्ती भी होती है और जल्दी लगने वाली होती है, इसलिए इसे टेम्पररी इंस्टॉलेशन में उपयोग लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जैसे टूटी हुई वायर की जॉइंटिंग के लिए कौन सा जॉइंट उपयोग होता है? जैसे कोई वायर है ये टूट गई है तो इसके टेम्पररी जॉइंट या जॉइंटिंग करने है, इसके लिए कौन सा जॉइंट उपयोग किया जाता है? तो वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट कैसा होता है? मजबूत होता है और खिंचाव सहने योग्य होता है, इसलिए टूटे तार के जोड़ने में वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सा उपकरण करंट को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? मैंने आपको बताया वोल्टेमीटर किसके लिए होता है? वोल्ट को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर होता है, ये करंट को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर तो आपका बी रहेगा। इसके अलावा वाट मीटर शक्ति को मापता है और मेगर है, मेगर किसको मापता है? प्रतिरोध को, जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को मापने के लिए, प्रतिरोध नहीं इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस होता है उसको मापने के लिए प्रतिरोध को मेगर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर को और जो वोल्ट मीटर है उसको समांतर क्रम में लगाया जाता है। समांतर क्रम बराबर हमेशा पैरेलल क्रम में लगाना चाहिए और एमीटर होता है इसको हमेशा सीरीज क्रम में लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी याद रख लीजिएगा। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है हमेशा और एमीटर को सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, अर्थ वायर का आकार साइज सामान्यतः कैसा होता है? तो इसका आंसर आपका रहेगा जो फेज वायर होता है उससे मोटा अर्थ वायर का साइज रहता है। घरेलू वायरिंग में लैंप होल्डर किससे जुड़ा होता है? लैंप होल्डर होता है, इसमें दो पॉइंट होते हैं, तो एक पॉइंट आपका न्यूट्रल से जुड़ा रहेगा और एक पॉइंट आपका फेज वायर से जुड़ा रहेगा। फेज भी बोल सकते हो, लाइन वायर बोल सकते हो। तो फेज और न्यूट्रल दोनों वायर से जुड़ा था। लैंप जलने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों सप्लाई की आवश्यकता होती है। अब कुछ क्वेश्चन मशीनिस्ट ट्रेड से रहेंगे, जैसे लेथ मशीन में फेसिंग ऑपरेशन का उद्देश्य क्या होता है? तो फेसिंग का उद्देश्य रहता है जैसे लंबाई घटाना, ये व्यास घटाना या सिरा समतल करना कि थ्रेड बनाना। तो सिरा समतल करने के लिए फेसिंग का उपयोग किया जाता है। फेसिंग ऑपरेशन से जॉब का सिरा बिल्कुल फ्लैट और स्क्वायर बना जाता है। कौन सा टूल लेथ मशीन में कटिंग के लिए उपयोग होता है? जो लेथ मशीन में हम किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी चीज़ की कटिंग करते हैं तो उसके लिए कौन सा टूल उपयुक्त होता है? तो इसमें ऑप्शन ए रहेगा ड्रिल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, रिमर और फाइल। तो इसका आंसर रहेगा वह सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। लेथ मशीन में एक धार वाला सिंगल पॉइंट कटिंग टूल सबसे अधिक उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मिलिंग मशीन में स्लेब मिलिंग किससे की जाती है? फेस मिल से, एंड मिल से, स्लेब कटर से या फोरम कटर से? तो इसका आंसर रहेगा आपका स्लेब कटर से। मिलिंग मशीन में स्लेब मिलिंग की जाती है। स्लेब मिलिंग में, स्लेब मिलिंग में जो बड़े प्लेट होते हैं उसको सरफेस स्लेब कटर का उपयोग किया जाता है। ड्रिलिंग मशीन में चक्का कार्य क्या रहता है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामिनेशन के अंदर आ चुका है। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ड्रिल मशीन ये आप किसी भी ट्रेड से मान सकते हो, इलेक्ट्रिशियन से भी मान सकते हो, वायरमैन से मान, क्योंकि औजार इंस्ट्रूमेंट है वो सभी ट्रेडों के अंदर कॉमन ही इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए जाते हैं। लगभग कुछ इंस्ट्रूमेंट या टूल्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग ट्रेड के ऊपर डिपेंड करते हैं, बाकी कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो सभी ट्रेड वालों के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो ड्रिल मशीन में जो चक्का कार्य होता है वो टूल पकड़ने के लिए चक्का कार्य किया जाता है। ड्रिलिंग मशीन में चक्के, ड्रिल बिट, रिमर जैसे टूल को पकड़ने में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग व्हील की ग्रिड संख्या क्या कहलाती है? तो दाने का आकार कहलाती है। ग्रिड नंबर एब सिव ग्रेन का साइज बताती है। ग्रिड संख्या जितनी ज़्यादा हो, जितनी ज़्यादा दाने उतने बारीक होंगे, फिनिश अच्छी उतनी अच्छी रहेगी।
तो गाइज ये आज की क्लास में आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी इस क्वेश्चन की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। बाकी इस क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लासेज के अंदर हम क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 30 से 35 क्वेश्चन करने की आपकी कोशिश रहेगी। आपका जितना रिस्पॉन्स और जितना प्यार रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा और क्लास कंटिन्यूली रखूंगा। तो आप क्या रिस्पॉन्स देते हो? अगर क्लासेस आपको अच्छी लगती है तो एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारी क्लास में आ सके और जुड़ सके और स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए सवाल के साथ। तो इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। बाकी जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।